चलो इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर कॉर्पोरेट लॉ में आज हम पढ़ने चाहते हैं अकाउंट्स, पढ़ने वाले अकाउंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सभी आ जाइए पेज नंबर 65 पे फटाफट से। चैप्टर नंबर 9 है आपके कंपनीज एक्ट का, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। चलें? चलो सर, सेक्शन 128 से चलेंगे 138 तक। हाँ मतलब क्योंकि 139 से ऑडिटर स्टार्ट हो जाएंगे आने। ठीक है, पहले अकाउंट्स होंगे फिर ऑडिटर आएंगे। ठीक है, 128। अच्छा, कुछ फॉर्म्स दे रखे हैं आपको, ये फॉर्म्स आएंगे अकॉर्डिंगली कितने सेक्शन में, 128 से 138 तक। फॉर्म AOC 1, 2, 3, 4 मिल रहे हैं। हाँ, रेलिवेंट जब पढ़ लेंगे ना सारे फॉर्म्स, एक बार दोबारा आएंगे इस चार्ट पे और देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो सही है कि नहीं। राइट, ओके। सेक्शन 128 से स्टार्ट करेंगे। बिफोर मूविंग सेक्शन 128, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स? अभी बता दीजिए, बुक्स एंड अकाउंट्स। क्या इतना सा नाटक हो गया? चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं लॉ की। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स क्या? रिकॉर्ड मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ सम ऑफ मनी रिसीट एंड एक्सपेंडेड, सेल्स एंड परचेज, एसेट्स एंड लायबिलिटी, एन आइटम ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन 148। यस, लिखिए जरा कॉस्ट ऑडिट, फटाफट लिखना स्टार्ट भी करिए। कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148 में कौन आएंगे? कॉस्ट ऑडिटर। 139 में स्टैट्यूटरी ऑडिटर। व्हाट डू यू मीन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर? जो किसी एक स्टैट्यूट के अंतर्गत क्या कर रहे हैं? ऑडिट कर रहे हैं। अच्छा, सेक्शन 139 टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनीज एक्ट के अधीन जो जो ऑडिटर क्या कर रहे हैं? ऑडिट कर रहे हैं। वो कौन से सेक्शन में होगा? 139। 148 में कॉस्ट, मतलब CMA वाले लोग कॉस्ट ऑडिटर। आप नहीं कर सकते कॉस्ट ऑडिट। कौन करेगा कॉस्ट ऑडिट? CMA वाले। अच्छा, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंपनी सेक्रेटरी, CS। राइट, चलो ओके। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आएगा? P&L आएगा, बैलेंस शीट आएगा अगर हिंदी में बात करें, प्लस एक और जुड़ गया आज, कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 148 फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स क्यों लिख रहे हैं ये? और भी हो सकता है सर। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल एंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च। आपने LLP में फाइनेंशियल ईयर पढ़ा था, एक कट ऑफ डेट थी 30 सितंबर। यहां पर कट ऑफ डेट है 31st ऑफ दिसंबर। कितनी? 31st ऑफ दिसंबर। याद रहेगा ना कॉन्सेप्ट? अगर कोई कंपनी अगर कोई कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद कब तक, 31 मार्च तक क्या हो रही है? इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर होगा 24-26। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो बैलेंस शीट बनेगी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेंगे। अगर आपका NPO सेक्शन 8 कंपनी, लिख लो फटाफट, सेक्शन 8 कंपनी के केस में P&L नहीं बनता। ये तो आपने बचपन में खूब करे होंगे। बचपन मतलब फाउंडेशन। क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। NPO के केस में बैलेंस शीट तो बनती थी ना? हाँ, बैलेंस शीट तो बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट CFS। यस, यहाँ पर CFS स्टैंड्स फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। लिखिएगा, दो तरफ से CFS बोलेंगे आपको, कैश फ्लो और कंसोलिडेटेड। आप भी इधर ही बैठ जाओ, ऐसे कैसे समझ आएगा? मिलके पढ़ लो ना, जिस पे नहीं है मिलके पढ़ लो। आपके पास है ना, एक दे दो चाहे। ठीक है, चलो सर CFS फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, जरा स्टार मार्क्स देखो। प्रोवाइडेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट दैट OPC, small company, dormant company and private company startup
मे नॉट इंक्लूड, हाँ उन्हें क्या नहीं बनानी, कंसोलिडेट। अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट उन्हें नहीं बनाना। अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है, कौन सा एएस है, आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे AS 3 रिवाइज्ड। अच्छा वो क्या बात करता है, दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा सबसे ज्यादा चलता है, इनडायरेक्ट, जिसमें 3 बच्चे होते हैं, क्या क्या, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये तो पढ़ा था बचपन में। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग कैश और चेंजेस, ये क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये नहीं बनानी किन किन कंपनी को, OPC को, स्मॉल कंपनी को, डोरमेंट कंपनी को, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप, लिखिए जरा, जिसे स्टार्टअप रिकॉग्निशन मिला हो। हर एक प्राइवेट अच्छा इधर मैंने कहा आज बिजनेस स्टार्ट करा बाय वे ऑफ प्राइवेट कंपनी, दिस प्राइवेट कंपनी इज इन स्टार्टअप, नो, क्या करना पड़ेगा, स्टार्टअप रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा अलग से। कंपनी बनाना इज नॉट एन स्टार्टअप, आपको लगता होगा, बट स्टार्टअप का अगर आपको टैग चाहिए, टैग लगा के घूमना है, तो आपको स्टार्टअप DPIIT एक संस्थान है गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत क्या लेना पड़ेगा, रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, अरे ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, यस, क्या लग रहा है, बहुत आसान है, जब आपको समझ में आएगा बहुत आसान निकलेगा। ये बात कर रहा है स्टेटमेंट, क्योंकि आपने बैलेंस शीट भी कहीं ना कहीं सुना है, P&L, स्टेटमेंट ऑफ PL भी सुना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी सुना है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी जानते ही हो। यहां वर्ड आया चेंजेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, क्या है ये, इक्विटी मीन्स शेयर, क्या इक्विटी मीन्स, दिस इज टॉकिंग अबाउट रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलिए देखते हैं कैसे बनता है, एक मिनट देखते हैं कैसे बनता है। सर चेंजेस इन इक्विटी भी बोलते हैं इसे, अच्छा कुछ नहीं होता, ओपनिंग बैलेंस लिखा होता है, चेंजेस होते हैं, देन आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है, किसका, फ्री रिजर्व्स का, फ्री रिजर्व्स, हाँ उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, चेंजेस प्लस जो आपने नेट प्रॉफिट कमाए होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम सुना है ये वर्ड, सुना तो होगा पक्की बात, कि इशू करें हैं शेयर सिक्योरिटी पे, है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर्स हमने क्या लिया होगा, प्रीमियम लिया होगा शेयर होल्डर से। ठीक है, तो या तो वो ड्यूरिंग द ईयर लिया होगा, या आपने पहले कभी लिया होगा, तो वो आपके कहाँ आ रहा होगा, ओपनिंग में, क्लोज। तो इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, चेंजेस इन इक्विटी। समझ में आ रही है बात, ऐसी बनती है। जब आप शेड्यूल 3 करेंगे अकाउंट्स में, तो ये बनाना पड़ेगा आप सबको, ठीक है। अच्छा सर आगे चलते हैं, आगे कह रहा है एक्सप्लेनेटरी नोट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, डिस्क्लोजर्स लिखिए। अच्छा ओके, कितनी चीज हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कितनी चीज हो गई, 5। पहला बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा चेंजेस इन इक्विटी, पांचवा एक्सप्लेनेटरी नोट्स स्टेटमेंट या बोल लो डिस्क्लोजर, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट कंसोल कैश फ्लो स्टेटमेंट कब नहीं लगेगा, स्मॉल में, ओपीसी में, डोरमेंट में, प्राइवेट कौन सा, स्टार्टअप। अच्छा एक प्राइवेट कंपनी है,
स्टार्टअप तो नहीं है, बट उसका पेड अप 1 करोड़ है और टर्नओवर 10 करोड़ है। एक प्राइवेट लिमिटेड है ABC प्राइवेट लिमिटेड। इसका अगर मैं बात करूं पेडअप की, तो इसका पेडअप आ रहा है बेटा 1 करोड़ और इसका टर्नओवर आ रहा है सपोज 10 करोड़। और ये नॉट अ स्टार्टअप, मतलब इसके पास स्टार्टअप रिकॉग्निशन नहीं है, नो स्टार्टअप रिकॉग्निशन। इस तरह से लिख लो। हाँ जी, क्या होगा? इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है या नहीं? क्यों? क्योंकि स्मॉल में आ जाएगी। तो प्राइवेट का मतलब ये मत समझना कि प्राइवेट को स्टार्टअप से जोड़ोगे, प्राइवेट को स्मॉल से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, ओके, चले आगे। सर कितनी लिमिट है स्मॉल की? 440, याद रहेगी? चलो, बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर इंक्लूड्स, पहला बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अच्छा। दूसरा डीड, व्हाट डू यू मीन ऑफ डीड? ये तो कंपनीज एक्ट है ना। व्हाट डू यू मीन ऑफ डीड इन कंपनीज एक्ट? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वाउचर्स, व्हाट डू यू मीन ऑफ वाउचर्स? एक्सपेंस वाउचर्स, सेल्स का वाउचर, परचेज वाउचर, बहुत सारे वाउचर होते हैं। जनरल वाउचर, अच्छा। जीवी, राइटिंग्स, कुछ लिख के देना, अच्छा। डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के लेटर हेड एंड ऑल। मिनट्स, हाँ मिनट्स का मैं बता देता हूँ। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत 2 तरह की मीटिंग बोली गई हैं, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग और एक शेयर होल्डर की मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का नाम ही क्या है? बोर्ड मीटिंग, BM बोलते हैं। और शेयर होल्डर की मीटिंग का नाम है एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि वो 1 साल में 1 बार आता है। बट अगर जरूरत आन पड़े AGM से पहले, तो उनको बुलाना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM में। ठीक है, तो 2 जने आते हैं हमारे पास, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, एक शेयर होल्डर आते हैं। अच्छा, जो ये मीटिंग होती है ना, तो इस मीटिंग को नोट किया जाता है कि ये रेजोल्यूशन इस समय इस डायरेक्टर ने बोला, इस रेजोल्यूशन पे 50% से अधिक मेंबर की सहमति आई, इसको बोलते हैं मिनट्स। जो मीटिंग में हो रहा है उसे क्या कर लिया? पेपर पे कर लिया, इसको क्या बोला जाता है? मिनट्स। एंड मिनट्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बुक्स और पेपर। गॉट इट? ये भी किसका पार्ट बनेंगे? बुक्स और पेपर का। समझ में आ रही है? चलें आगे। ओके, एक वर्ड है रजिस्टर। यस, रजिस्टर मीन्स, हियर मैं बता देता हूं आपको, रजिस्टर ऑफ मेंबर बनता है। कैसे? कि 100 शेयर मधुर ने लिए, 100 शेयर गौरव ने लिए, इस तरह से इसको बोला जाता है रजिस्टर। लिख लो, रजिस्टर अंडर सेक्शन 88, जब पढ़ेंगे जब देख लेंगे। ठीक है, रजिस्टर अंडर सेक्शन 88। ठीक है, व्हाट डू यू मीन ऑफ डीड? अग्रीमेंट्स, फटाफट से। अग्रीमेंट्स, कौन से एग्रीमेंट्स? एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था नहीं, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल वाला, एग्रीमेंट प्लस, अरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बिल्कुल ही भूल गए हम। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस वही वाला एग्रीमेंट। और क्या? लिखो फटाफट। सर पुराना मत पूछो, फाइनल में आ जाएंगे तो ये सब भूल जाएंगे हम। चलो, अच्छा, एक कंपनी है जो ये बुक्स जो भी हमने पढ़ा, वाउचर्स, डीड्स, मिनट्स, मैनुअली बनाते हैं, मैनुअली जर्नल एंट्री पास करते हैं। दिस डेबिट, दिस क्रेडिट। फिर उस जर्नल एंट्री से क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। उस लेजर से ट्रायल बैलेंस, उस ट्रायल बैलेंस से स्टेटमेंट ऑफ PL, उससे बैलेंस शीट। कोई दिक्कत है आपको?
क्यों? मैनुअल है इसलिए। तो नहीं बनाने दें। क्या कंपनीज एक्ट में ऐसा प्रावधान आए, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में आया है, क्या ऐसा प्रावधान आए कि अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनुअली नहीं बनेंगे, ये एक सॉफ्टवेयर पे बनेंगे? ऐसा ला सकते हो क्या आप? सोचो, थोड़ा सा सोच लो। अच्छा, बुक्स को हिंदी में खाते बोलते हैं। अच्छा, क्या खाते हम मैनुअली बना सकते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013? क्या बुक्स हम मैनुअली मतलब डेबिट क्रेडिट लेजर वगैरह बना सकते हैं क्या? अच्छा, क्या लिखा है? मेंटेन ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, जरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे स्टार मार्क दो और लिखो all books of accounts should be made on added log basis. Added log, इस लाइन को स्टार मार्क दिया। क्या लिखा? all books of account should be made on added log basis. added log ऐसे added log, एडिट लॉग। क्या लिख दिया? अरे ब्लॉग, यहाँ ब्लॉगिंग चल रही है। चलो, एडिट लॉग लिख दिया। अरे ये रहा भैया, ये रहा स्पेलिंग, ये देख लो, लिख लिया। चलो, अच्छा इधर, मुझे लगा आप बड़े बच्चे हो गए, आप लिख पाओगे मेरे बोलने से। अच्छा, इधर ध्यान दो। बुक्स हम पेपर पे भी बना सकते हैं, मतलब वो खाते बना सकते हैं मैनुअली, और एक सॉफ्टवेयर में भी एंट्री कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। वो कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, टैली हो, बिजी हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, अच्छी बात है। बट 1 अप्रैल 2024 के बाद से एक चीज मैंडेटरी कर दी, एडिट लॉग। मैं बताता हूँ एडिट लॉग का मतलब क्या है। एक आपका कॉल लॉग होता है फ़ोन में, आपको कब मिस कॉल आई, आपने कब फॉरवर्ड करी, आपने कब कॉल करी, कब इनकमिंग आई, है ना, ये टाइम होता है, ये डेट होती है। सेम, आपने कब अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट करी, टाइम आ जाएगा, डेट और टाइम। आपने कब उस अकाउंटिंग एंट्री को ऑल्टर करा, इसको कहते हैं एडिट लॉग। रीजन बीइंग लोग क्या करते थे, कच्चे की सेल को भी अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे, और 31 मार्च 25 जो अब चालू है आपका साल, इसमें क्या कर देते, डिलीट कर देते थे कच्चे की सेल, प्रिंट निकाल के कितनी कच्चे की सेल जिस पे टैक्स पे नहीं हुआ, राइट। अच्छा, तो उस कच्चे की सेल को कैसे कर देते थे, डिलीट कर देते थे। अब अगर कोई ऑफिसर आ गया तो ऊपर चढ़ने में समय तो लगेगा, इतने में वो क्या कर देते, डिलीट, ऑल टी, सारी एंट्री खत्म। वो आएगा, चेकिंग करेगा, देख ही नहीं पाएगा कुछ है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या आई गवर्नमेंट के सामने, और सारी की सारी कॉर्पोरेट्स, चाहे ओपीसी हो, चाहे स्मॉल हो, डोरमेंट हो, ओपीसी, आपका प्राइवेट कंपनी हो, स्टार्टअप हो, कुछ भी हो, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से सॉफ्टवेयर में मेंटेन करने पड़ेंगे, एडिट लॉग। अगर आप मैनुअली मेंटेन कर रहे हो तो आपको उस पर डेट एंड टाइम लिखना पड़ेगा। अगर आप ऑल्टर कर रहे हो तो आपको ऑल्टर का डेट एंड टाइम लिखना पड़ेगा, और रीजन लिखना पड़ेगा क्यों ऑल्टर कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? यस। तो ये आपके कोर्स में नहीं होगा, मगर एमसीक्यू में कभी कुछ पूछ सकता है, क्योंकि ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट में इस पे बताना पड़ता है कि अकाउंट्स या बुक्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी मेंटेन इन एडिट लॉग सॉफ्टवेयर और नॉट। इफ नो, तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्या करोगे, क्वालिफाई करोगे। समझ में आ रही है? आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखोगे कि इस कंपनी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन नहीं हो रहे, एडिट लॉग बेसिस पे। ठीक है, समझ गए? चलें, ठीक है। क्योंकि आपने एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स,
उसमें क्या करते थे, ऑल्टर ही तो करते थे अकाउंट्स। तो उनका कि आपने क्या ऑल्टर करा वो देखना, कौन देखेगा, गवर्नमेंट। उसकी रिपोर्टिंग कौन देगा सरकार को, आपके कंधों पे है सीएसएम। आप जब ऑडिट चैप्टर पढ़ोगे ना ऑडिटिंग में, तब आपको लगेगा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की कर दी, और वाकई में कर रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप इस शब्द को आसान मत मानना, सीए या ऑडिटर बहुत बड़ा शब्द है जब ये आपके नाम के आगे लग जाता है। मैं अपनी पर्सनल बताता हूं, जब आप सीए कर रहे होते हैं ना, तो आपके साथ संघर्ष होता है सीए करने का। पढ़ाई करना किसी को अच्छा नहीं लगता, वाकई में यही बात है, किसी को अच्छा नहीं लगता, बट उसको इंटरेस्ट बनाना। ये देखो कितनी फेट सी बुक है ना, अभी नहीं पढ़ी जा रही, अगर अटेम्प्ट लग गया दोबारा कैसे उठाओगे, बड़ी बात है बहुत, है ना। तो देयरफॉर पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती। अभी आपका संघर्ष का समय चल रहा है। जब ये वर्ड जुड़ जाएगा ना आपके नाम के आगे, तो ये संघर्ष आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आने देगा आपके जीवन में। ये इतना बड़ा नाम है आपका, और ये नाम आपने खुद क्रिएट करा है। आपको अपना नाम, आपका सरनेम, आपका नाम अपने माता पिता से मिलता है, सरनेम अपने पूर्वजों से मिलता है, ठीक है। बट एक नाम जो 2 वर्ड है सीए, ये आपके खुद के हैं, ये आप खुद ही कमाओगे साथ में, ठीक। तो अभी संघर्ष का समय, संघर्ष मतलब पढ़ाई का समय। आज पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उस दिन के लिए जिस दिन के लिए बैठे हैं यहाँ पे, नहीं तो फायदा नहीं है कुछ बैठने का। अच्छा, वो दिन के लिए बैठे हैं, तो वो जब सीए लग जाएगा ना, तो जिम्मेदारियां और आ जाएंगी। जब आप ऑडिट करोगे तो आपके साइन होंगे उस बैलेंस शीट को, उस ऑडिट रिपोर्ट को। कोई भी बैंक, कोई भी अधिकारी, जितने बड़े से बड़े हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी भारत में उसे चैलेंज नहीं कर सकता जिस बैलेंस शीट पे आपके साइन हो गए, राइट। इतनी बड़ी पावर दी है आपको। चलिए विद दिस नोट, तो एडिट लॉग में सॉफ्टवेयर मेंटेन होंगे, और इसकी चेकिंग कौन करेगा, ऑडिटर। ये दिमाग में रखना, कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। चलो सेक्शन 128 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ETC टू बी केप्ट बाय कंपनी। अच्छा, रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस का है मुंबई। अच्छा, हमने जब भी कंपनीज एक्ट पढ़ा था एक ही ऑफिस पढ़ा था, विच इज रजिस्टर्ड ऑफिस। इनकॉर्पोरेशन के समय एक ही ऑफिस का गुणगान होता था, विच इज कॉल्ड रजिस्टर्ड ऑफिस। अब भी यही रहेगा। पढ़ते हैं क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, विच सेक्शन, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, BOA बोलेंगे आज के बाद से, मीन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एंड पेपर्स, कंपनी टू प्रिपेयर BOA, कंपनी व्हाट, रिलायंस। अच्छा, रिलायंस क्या करेगी, BOA बनाएगी। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप BOA एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। कहाँ रखेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में, एवरी फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, रिलायंस तो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। जो गुजरात में उसका प्लांट लग रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल का, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल का प्लांट जो गुजरात में लग रहा है, बट रजिस्टर्ड ऑफिस तो मुंबई है। तो गुजरात का डेटा भी क्या मुंबई में रखना पड़ेगा। पेट्रोकेमिकल प्लांट है ना गुजरात का, गुजरात में रिलायंस का। गुजरात इज अ डिफरेंट, महाराष्ट्र इज अ डिफरेंट। अच्छा, अब रिलायंस तो मुंबई में स्थित है, तो क्या गुजरात में जो प्रोडक्शन चल रहा है उसका डेटा मुंबई में रखना पड़ेगा। यस। अब चाहे मैन्युअली तो पॉसिबल नहीं है, कैसे रखोगे, सॉफ्टवेयर। आजकल हर एक कंपनी का डेटा कैसे रखा जाता है इन प्रैक्टिकल लाइफ, सॉफ्टवेयर, और वो भी कौन सा, एडिट लॉग। ठीक है, ओके, ठीक है। एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर, पहले तो मार्क करो एवरी कंपनी कीवर्ड है, और दूसरा कीवर्ड शेल, ये 2 कीवर्ड हैं हमारे पास। ओके, एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर, व्हाट डू मीन ऑफ प्रिपेयर, बनाना। क्या बनाना,
BOA एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पर? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे। ठीक है, तो BOA ऑफ गुजरात इज प्रिपेयरिंग मुंबई, यस या नो? यस। अच्छा, BOA ऑफ गुजरात इज प्रिपेयरिंग गुजरात एज वेल एज इन मुंबई, चलेगा आपको? आपके बुक्स गुजरात में भी रखे हुए हैं और मुंबई में भी डेटा आ रहा है, चलेगा ना? ठीक है, एवरी फाइनेंशियल ईयर। आप ज्यादा कंप्लायंस तो कर सकते हो, कम नहीं कर सकते कंप्लायंस। सेकेंड पॉइंट, गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। व्हाट डू मीन ऑफ ट्रू एंड फेयर? बहुत बड़ी लाइन है आपके जीवन की एज एन ऑडिटर। रिलायंस जैसी कंपनी में क्या कोई भी मिस्टेक नहीं रहती होगी? वहां लाख 10 लाख की मिस्टेक मानते ही नहीं, ऑडिटर उसे चेक करता भी नहीं है, पता है? और यहां पे एक छोटी कंपनी हो, लाख और 10 लाख इज एन बिग अमाउंट फॉर दैट, यस या नो? और रिलायंस जैसी कंपनी के लिए कोई मायने नहीं रखता लाख 10 लाख। तो देयरफॉर ऑडिटर अपना ओपिनियन कैसे देता है? ट्रू एंड फेयर, मतलब समझते हैं, मतलब समझते हैं। दो व्यू होते हैं ऑडिटर के। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है, अच्छी मतलब गुड है, तो ऑडिटर दो बात कहेगा, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड करेक्ट। क्या डिफरेंस लग रहा है इस लाइन को सुन के? ऑडिटर ने चेक करा आपका बिजनेस, आपका ऑडिट करा, और एक ऑडिटर कह रहा है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, दूसरा ऑडिटर कह रहा है योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड करेक्ट। क्योंकि दो ऑडिटर दो ओपिनियन हो सकते हैं। हाँ जी, एक कह रहा है गिलास आधा भरा, एक कह रहा है आधा खाली। हाँ जी, गिलास तो एक ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एक ही है। व्हाट डू मीन ऑफ ट्रू एंड फेयर एंड ट्रू एंड करेक्ट? यहां समझ गए? कहीं समझने की जरूरत नहीं, फिर ऑडिट में भी समझ में आ जाएगा। बताइए। और ट्रू एंड फेयर? यस, ट्रू एंड करेक्ट मीन्स 100% क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, ओके, 100% करेक्ट है। बट इन ट्रू एंड फेयर reasonable assurance. What do you mean of reasonable assurance? Less than 100%, but more than नहीं, कुछ ऐसा more than का क्राइटेरिया नहीं है पूरे ऑडिट में। आपको लगता हो 50, less than 100% is an reasonable assurance। जब आपको लगे हाँ, अगर ढूंढने चले रिलायंस जैसी कंपनी में गलतियां, तो हाँ लाख 10 लाख की तो निकल ही जाएंगी। तो ऑडिटर कहेगा भैया मैंने लाख 10 लाख पे फोकस नहीं करा, मैंने करोड़ों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करे हैं। तो देयरफॉर आई एम गिविंग द ओपिनियन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर मैं वो भी चेक करने निकल जाता ना, ये ऑडिट 10 साल का हो जाता मेरा। और क्योंकि आपको एजीएम करनी है, किन्हें बुलाना है? मेंबर्स को। तो मैंने वो गलतियां चेक नहीं करी, तो मेंबर से क्या बोलेगा ऑडिटर? हाँ, रिलायंस के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं क्या इफेक्ट दे रहे हैं? ट्रू एंड फेयर। छोटी मोटी गलती निकल सकती है, कितनी? लाख 10 लाख की। ठीक है, ओके सर। तो इसका मतलब लेस देन 100% एश्योरेंस, लेस देन 100% एश्योरेंस। ओके ओके, तो यहां क्या कह रहा है? कंपनी का लायबिलिटी है प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहां पर रखना है? आरओ में रखना है। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे? ट्रू एंड फेयर। मतलब लाख 10 लाख की गलती चल सकती है रिलायंस जैसी कंपनी में। व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ब्रांच ऑफिसेस। चाहे वो गलती कंपनी में हो, ब्रांच में हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट। ठीक, ट्रू एंड करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा, एक्स्ट्रा कंप्लायंस। मगर कितना रखना है? कंपनी को भी ट्रू एंड फेयर में रखना है। क्या? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, ऑडिटर तो चेक करेगा, मगर कंपनी पे भी दायित्व क्या डाला कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर रखो। ठीक है, चलें? यस। अच्छा,
एक्सप्लेनिंग ऑल सच ट्रांजेक्शन, ठीक है। सच बुक्स शैल बी केप्ट ऑन एक्यूरल बेसिस, मार्क कीजिए MCQ। क्या क्या दिया इसने? एक्यूरल बेसिस पढ़ा था कुछ? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग 11th-12th याद आ रहा है? हम अपने इनकम और एक्सपेंस कैसे बुक करते हैं? ड्यू बेसिस, एक्यूरल बेसिस। मतलब अगर मुझे इस महीने अपने स्टाफ को सैलरी देनी है तो मैं एक्सपेंस बुक कर लूंगा इस महीने, चाहे मैं 3 महीने बाद दूं सैलरी, ठीक है। अच्छा, तो वो ही बोल रहा है सच बुक शैल बी केप्ट ऑन एक्यूरल बेसिस। MCQ वो बोलेंगे कैश बेसिस, एक्यूरल बेसिस, A और B नन ऑफ द अबव। क्या होगा? एंड एज पर द डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री भी होता है हाँ, मगर कैसे रखने हैं हमें? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ओके, मार्क कीजिए दोनों। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नोट सच BOA may be kept at such other place in India as board of director में decided। अरे वो बोल रहे हैं ये बुक्स कहाँ रखे जा सकते हैं? किसी और भी स्थान पर, बट वो स्थान कहाँ हो? इंडिया का हो। अच्छा, कौन डिसाइड करेगा? बट आगे भी है कुछ, ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको? ROC को। किस फॉर्म में? AOC 5, ठीक है, मिल गया AOC 5। अच्छा, कितने दिन में? विदिन 7 days। ओके, विदिन 7 days ऑफ सच डिसीजन बाय फाइलिंग अ नोटिस इन राइटिंग इन फॉर्म AOC 5। अच्छा गौरव, AOC मीन्स जैसे ADT ऑडिटर, कल था ना ADT 1 अकाउंट्स, AOC मतलब अकाउंट्स, ठीक है। अरे यस, ठीक है। गिविंग फुल एड्रेस ऑफ सच प्लेस, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी में कीप बुक्स इन E-मोड इन प्रेस्क्राइब मैनर। E-मोड मतलब सॉफ्टवेयर में, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। रूल नंबर 3, रूल मतलब कंपनीज एक्ट आया 2013 में, रूल आया 14 में। तो रूल 2014 कंपनी रूल्स मैनर एंड ऑफ मेंटेनिंग BOA एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन E-फॉर्म कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014। अच्छा, पढ़ते हैं। सच BOA इन E-मोड shall remain accessible in India at all time so that to be usable for subsequent reference। अच्छा, एक्ट ने तो बोला कि आप मैनुअल भी रख सकते हो, बट रूल ने क्या बोल दिया? कैसे रखना है? वर्ड किससे जुड़ रहा है? शेल से। पहले तो वर्ड मार्क करो, आपको कैसे रखना है? BOA E-मोड में। अच्छा ठीक, अब कैसे रखना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स E-मोड में, सॉफ्टवेयर्स में। चलो आगे चलते हैं। फीचर ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए वो फीचर बता रहे हैं। फॉर फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग आफ्टर 1/4/2023। अच्छा, यहाँ 23 लिखा है, 1 साल डेट एक्सटेंड हुई थी इन प्रैक्टिकल लाइफ। अच्छा, एवरी कंपनी यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग BOA शैल यूज ओनली सच सॉफ्टवेयर विच हैज द फॉलोइंग फीचर। पहला, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑडिट ट्रेल। ये ऑडिट ट्रेल को ही बोलते हैं एडिट लॉग। लिखो जरा, व्हाट डू मीन ऑफ ट्रेल? व्हाट डू मीन ऑफ ट्रेल? हमें नहीं पता सर। अच्छा, अकाउंटिंग एंट्री जब क्रिएट हुई, कब ऑल्टर 1 हुआ, कब ऑल्टर 2 हुआ, ये इसे बोला जाता है ट्रेल, ठीक है। अच्छा, और ये भी बताए सॉफ्टवेयर कि ऑल्टर 1 में क्या ऑल्टर हुआ, रीजन दे। अच्छा, इससे पहले क्या था? अगर ये ऑल्टर हुआ तो इसे बोलते हैं ऑडिट ट्रेल, ठीक है। ओके, रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन
and ensuring that the audit trail cannot be, yes, सपोज ऑडिटर को लिखना था अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, कि पूरे साल एडिट लॉग चला कंपनी में, बट कंपनी वाले बदमाश थे। जब ऑडिटर ऑडिट करने आए ना, तब तो ऑडिट ट्रेल चला दिया, फिर क्या कर लिया, डिसेबल कर लिया। चल जाएगा ना, ये थ्रू आउट दी ईयर चलना चाहिए। अगर आपने एक दिन भी रोक लिया ना, तो ऑडिटर क्या कर देगा, क्वालिफाइड कर देगा अपनी रिपोर्ट। समझ में आ रही है बात? तो ये ऑडिट ट्रेल या एडिट लॉग कब चलना चाहिए, पूरे साल चलना चाहिए। ऐसे नहीं जब ऑडिटर साहब आए तब तो ऑन कर दिया बटन, फिर ऑफ कर दिया, फिर पीछे से गलत काम करने स्टार्ट कर दे, नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, क्रिएटिंग एन, क्या कह रहा है, एडिट लॉग ऑफ ईच चेंजेस मेड इन BOA प्लस डेट ऑफ सच चेंजेस। डेट बता, टाइम बता, चेंज क्या करा है वो बता। कौन बता, सॉफ्टवेयर बताएगा, और कौन बताएगा। चलो, BOA shall be retained completely in original format. Information shall remain complete and unaltered. Okay. Information received from branch office not be altered. Keep in manner depicting what was originally received from the branches. अच्छा, सपोज SBI की ब्रांच पूरे देश में, अच्छा, SBI की ब्रांच ने अपनी खुद की बैलेंस शीट बनाई, और वो डेटा किससे भेज दिया, हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस उन ब्रांचेस का डेटा एज इट इज रखेगा, ये बोलना चाह रहे हैं, चेंज नहीं कर सकता। ठीक, अगर चेंज करना है तो किसे करना है, ब्रांच को करना है। ठीक है, ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको समझ ही नहीं आ रहा कुछ। नहीं समझ में आ रहा, पक्की बात, किसी को भी नहीं आ रहा, आ रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा एडिट लॉग समझ, कुछ भी नहीं है। आप एंट्री करते हो ना, जैसे आप एंट्री कर रहे हो, इधर देखो, अच्छा एडिट लॉग समझ नहीं आ रहा, सबके एडिट लॉग ही नहीं आ रहा है, सेक्शन 128 ही नहीं आ रहा। रूल के बाद दिक्कत आनी स्टार्ट हुई है क्या? अच्छा चलो इधर देखो, पक्की बात। चलो इधर देखो, रूल वूल सब भूल जाओ, कुछ नहीं है रूल आपकी जिंदगी में। इधर देखो, अगर आपने फिक्स एसेट खरीदी, क्या एंट्री लगाओगे, फिक्स एसेट डेबिट टू बैंक कैश, कुछ बोल लो। सपोज आपने 1 लाख की फिक्स एसेट खरीदी, 1 लाख का लैपटॉप लिया, यही एंट्री लगाओगे। ठीक, फिर तुमने सोचा यार, जब मैं उसकी दुकान पे गया था उसने मुझे बोला था 90,000 का लैपटॉप है, अब बिल कितने का पकड़ा दिया उसने, अब मैं पेमेंट भी कर आया जल्दी जल्दी। फिर आप बगे बगे गए उसकी दुकान में, अरे भाई साहब ये 1 लाख का कैसे, 90,000 में बात तय हुई थी लैपटॉप की। तो उसने तुम्हें क्या दिया, दूसरा बिल दिया। आपने इस एंट्री को क्या करा, आते ही डिलीट मारा पहले, अरे फिर दोबारा से एक एंट्री पास करी, क्या, लैपटॉप या फिक्स एसेट जो बोल लो, डेबिट टू बैंक। उससे 10,000 रुपये लेके आए, और कितने की एंट्री पास करी, 90 की, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो गवर्नमेंट बोलना चाह रही है कंपनीज के लिए कि अगर आप डिलीट कर रहे हो ना, तो उसका एक लॉक क्रिएट हो जाना चाहिए। जैसे आपके फ़ोन में किसी की मिस कॉल आई आपके पापा की, आप उठाते नहीं हो, या आप कहीं काम में व्यस्त हो, आपको पता नहीं चलता। आप जब फ़ोन चेक करते हो, देखते हो ना, अरे मिस कॉल पड़ी है, ये कैसे पता चलता है, आपका फ़ोन एक लॉक क्रिएट कर रहा है हर एक कॉल का, जो कॉल आई हैं, जो कॉल गई हैं, जो मिस कॉल्स आई हैं, करता है ना फ़ोन, इस समय आया ये कॉल। तो ऐसी सॉफ्टवेयर को एक लॉक क्रिएट करना है। ये एंट्री यहाँ क्रिएटेड हुई थी इस टाइम पे, सपोज ये एंट्री थी 1/1/2025 की, ये एंट्री करी थी मैंने 2:05 दोपहर के। ये कब डिलीट करी है मैंने एंट्री, 5:04 पे दोपहर के। ये दोबारा से एंट्री कब फाइल करी है मैंने,
ये बोल रहा है ये लॉग बनता जा रहा है आपका, जैसे आपके फ़ोन में बनता है, इसे तो लॉग कहते हैं बस। अब आ रहा है समझ? नहीं आ रहा तो अब भी रुक सकते हैं। ये दोबारा एंट्री कब क्रिएट करी? 6 बजे करी, इसे लॉग कह रहे हैं बस। अच्छा, अगर ये डिलीट करी तो डिलीटेड लिखा ही आ जाएगा। अब मैंने डिलीट नहीं करी, अब मैंने क्या करा, पहले एंट्री थी फिक्स एसेट डेबिट टू बैंक, कितनी 1 लाख। अच्छा, मैंने डिलीट ना करके ऑल्टर कर दिया। ये क्रिएट हुई थी सपोज 1/1/25 को 3:15 पे। मैंने सोचा यार गलत कर दिया एंट्री पास, चलो ऑल्टर करते हैं। 4 बजे मैंने इसे ऑल्टर करना चाहा, मैंने करी फिक्स एसेट्स डेबिट, यहां कितने लिख दिए 90, और क्या कर दिए बैंक को 90,000। तो वो लिखेगा ऑल्टर में, क्या लिखेगा, ओरिजिनल डेटा, ऑल्टर डेटा। अच्छा, ओरिजिनल डेटा क्या था, 1 लाख का था, ऑल्टर क्या करा है, कितने बजे करा है, कितने बजे करा है ये। अब जब आपसे आरओसी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहा है, वो आपसे क्वेश्चन डाल सकता है, बेटा ओरिजिनल तो 1 लाख का था, तुमने 90,000 क्यों लिखे। ये कौन क्वेश्चन करेगा, बेटा आपने एंट्री डिलीट क्यों करी, ठीक है ना, यस या नो। तो इसे बोलते हैं एडिट लॉग। तो जो भी कंपनी के डेटा बनेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, वो किस फॉर्मेट में बनेंगे, एक तो सॉफ्टवेयर ई मोड में बनेंगे पहली बात, और वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या फॉलो करता होगा, एडिट लॉग। कब एंट्री क्रिएट हुई, कब एंट्री डिलीट करा, अच्छा डिलीट नहीं करा, ऑल्टर कब करा, क्यों करा, ओरिजिनल में क्या था, ऑल्टरेशन में क्या है, अच्छा सेकंड ऑल्टरेशन क्यों करी, वो ये नहीं बताया क्यों करी, वो तो ये बताएगा ये ओरिजिनल अमाउंट, ये ऑल्टर अमाउंट, ये दोबारा से ऑल्टर अमाउंट, ये उसके बाद डिलीट कर दिया, ये डिलीटेड, पूरी ट्रेल खोल देगा स्टार्टिंग टू एंड। अरे यस यू नो, आज मैं बताता हूँ क्या होता है। हम ऑडिट करते हैं, इंटरनल ऑडिट, एक प्राइवेट लिमिटेड है, मेरठ में है। तो उसमें क्या होता है, मैं फुल टाइम एंगेज नहीं रहता, आर्टिकल ही जाता है ज़्यादातर। तो वहाँ पे वैसी है, हेड अकाउंटेंट, नीचे 2-3-4 अकाउंटेंट, इस तरह से है। अच्छा, अब क्या होता है, एक एंट्री एक अकाउंटेंट क्रिएट कर रहा है, परचेज की एंट्री, और हेड अकाउंटेंट उसे चेंज कर दे रहा है, क्योंकि सब पे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड है। टैली नाम सुना है आपने, टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यस। टैली में आईडी पासवर्ड होते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड। अच्छा, एक कंपनी क्रिएट करी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, आपको काम दिया आप परचेज एंट्री करोगे, आपको काम दिया जितनी भी सेल्स होगी ना आप वो एंट्री करोगे, आप बैंक चढ़ाओगे, आप कैश की ट्रांजैक्शन करोगे, आप जीएसटी का वर्क करोगे, आप टीडीएस करोगे, यस या नो। ओके, सबको अलग अलग काम बांट दिए, क्योंकि एक पे बर्डन डालेंगे तो हो नहीं पाएगा इतनी बड़ी कंपनी का काम। अच्छा, तो ये बंदे क्या करते हैं, इनको काम दिया था परचेज का, और जो हेड अकाउंटेंट है सबसे बड़ा, जो इनके ऊपर बैठा है, जो चेक कर रहा है, वो क्या कर रहा है, चेंजेस कर दे रहा है अपने हिसाब से। अच्छा, तो उनसे पूछा जाएगा, हेड अकाउंटेंट से। कौन पूछेगा, मैं पूछूंगा, ऑडिटर। भाई साहब इस बंदे ने परचेज की एंट्री करी थी इस तारीख को, आ रहा है उसमें, आपने ऑल्टर किस रीजन से करी, क्यों, मैं क्यों पूछ रहा हूँ उससे, आपकी 60 गांठ तो नहीं है मार्केट में कि माल तो आ रहा है 100 का, आप दिखा रहे हो 120 का, जिससे कंपनी को क्या हो जाए, 20 रुपये का घाटा हो जाए, और आपको इनडायरेक्टली क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। मैंने किस पे क्वेश्चनिंग दागने स्टार्ट कर दिया, हेड अकाउंटेंट पे, कि भाई साहब इसने तो बिल से एंट्री करी थी, मैंने चेक करवाया लड़के से, है ना, आपने इसे चेंज क्यों कर दिया। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन कौन और दाग सकता है, आरओसी। तो इसलिए कंपनीज के अकाउंट कैसे कर दिए, एडिट लॉग। जीएसटी डिपार्टमेंट की रेड पड़ गई कंपनी में, हेड अकाउंटेंट ने सारी कैश की ट्रांजैक्शन डिलीट कर दी,
क्योंकि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट था वो सेकंड फ्लोर पे था और फैक्ट्री से सेकंड फ्लोर पे आने में 15 मिनट लगते हैं। आपने यही तो बोला है आरओ में रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट आरओ में तो रखा है सेकंड फ्लोर पे, कोई दिक्कत कर रहा हूं क्या? नहीं, ये थोड़ी ना है कि भाई आरओ में बोला आरओ में रखे हैं, अब आने में 15 मिनट लग जाते हैं अकाउंटिंग सेक्शन में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक कंपनी के। अब 15 मिनट में तो खेल हो जाता है पूरा। जो गड़बड़ एंट्री होती है कंट्रोल ए डिलीट, समझते हो? 2 मिनट में एंट्री डिलीट। तो एडिट लॉक होगा तो कौन पकड़ेगा? जीएसटी डिपार्टमेंट, कि भाई साहब ये एंट्री अभी डिलीट हुई है लगातार, क्यों करी? हमें आते हुए देख के करी। तो इसलिए क्या क्रिएट करवाया कंपनी पे? एडिट लॉक। समझ में आ रही है बात? यस या नो? ठीक है। जरूरी था क्या एडिट लॉक? ऑडिटर के लिए जरूरी है, हाँ, कि जूनियर अकाउंटेंट जो एंट्री कर रहा है, सीनियर अकाउंटेंट उसे ऑल्टर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी ओपिनियन किस पे देगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ होंगी तो फिर ऑडिटर की ओपिनियन भी क्या हो जाएगी? गलत। ऑडिट रिपोर्ट भी क्या हो जाएगी? तो इसलिए एडिट लॉक जरूरी कर दिया सभी कंपनी पे। कब से? 1/4/2024 से। चलें आगे। ओके सर। चलो आप आओ फटाफट से पेज नंबर 68 पे। पहले सेक्शन 129 दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है? क्या बोल रहा है? अच्छा, अभी क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट। 5 लोग आते हैं। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, डिस्क्लोजर्स या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स। अच्छा, सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल, ये भी क्या दें? ट्रू एंड फेयर व्यू दें ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मीन्स बैलेंस शीट एंड P&L, लिख लीजिए। ट्रू एंड फेयर व्यू मिलना चाहिए किसका? बैलेंस शीट का और स्टेटमेंट ऑफ पेयर। अगर बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर व्यू मिल गया तो सबका ही ट्रू एंड फेयर व्यू हो गया। वाउचर्स का हो गया, जर्नल का हो गया, लेजर का हो गया। यस, ओके। एंड कंप्लाई विद एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नोटिफाइड है अंडर सेक्शन। अच्छा, AS1 टॉकिंग अबाउट, AS2 टॉकिंग अबाउट अरे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कुछ इन्वेंटरी पढ़ा नहीं गया हमने, है ना? AS3 कैश फ्लो। तो हर एक हेड का अलग AS है। मतलब आप अपनी कंपनी में रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? रिवेन्यू मतलब सेल्स की एंट्री कैसे लगाएंगे? अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? डेटर टू सेल्स पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, बट AS आपको बताएंगे कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन कब किस समय होगा, राइट? डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से डाला जाएगा? तो यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कंप्लाई करते हो? AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 133 एंड शैल बी इन फॉर्म ऑफ प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल 3। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से फॉर्मेट में होंगे? कौन से सेक्शन में लिखा है? 139 129। अच्छा, मैडम जो बोलती थी शेड्यूल 3 फॉलो करो, वो कौन से सेक्शन में लिखा है? कंपनीज एक्ट के 129 में। अच्छा, शेड्यूल 3 के 2 बच्चे हैं, डिवीजन ए, डिवीजन बी। डिवीजन ए बात करेगा उन कंपनीज के लिए जिनको क्या लग रहे हैं? AS, और डिवीजन 2 जिन्हें क्या लग रहे हैं? इंड AS। बात करी थी हमने इस पे कुछ, ठीक है, आगे चलेंगे। प्रोवाइडेड दैट द आइटम कंटेन इन सच FS शैल बी इन अकॉर्डेंस विद AS। जो भी आप आइटम, मतलब रेवेन्यू को AS9, कंस्ट्रक्शन का AS7, वैल्यूएशन का AS2। तो ये आइटम हो गए, रेवेन्यू, वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE। तो ये कैसे होने चाहिए? AS से होने चाहिए।
प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू किसको? इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और अदर क्लासेस ऑफ कंपनी विच फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफाइड इन अदर एक्ट। मतलब स्केड्यूल 3 फॉलो नहीं करना, किसे? इंश्योरेंस कंपनी को, इलेक्ट्रिसिटी को। इनके लिए अलग एक्ट है, इनके लिए अपने अलग फॉर्मेट है, ठीक है। बाकी जितनी भी कंपनी है क्या फॉलो करना है? स्केड्यूल 3 फॉलो करना है। Provided also that the financial statement shall not be treated as not disclosing the true and fair view of the state of affairs of the company merely by reason of the fact that they do not disclose। अच्छा, ये बोल रहा है कि जो इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एक्ट लगेगा 1938 का, IRDA के प्रोविजन लगेंगे उसके ऊपर। अच्छा, बैंकिंग कंपनी पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा, उसका फॉर्मेट लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लगेगा, अच्छा, उसका फॉर्मेट लगेगा। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट लिखा है सबसेक्शन 2 में, एट एवरी एजीएम ऑफ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसकी जिम्मेदारी लगाई? BOD की। शेल ले बिफोर सच मीटिंग। अच्छा, ये कौन प्रेजेंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लिख लो इस पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अ लायबिलिटी टू प्रेजेंट, लिखो फटाफट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अ लायबिलिटी टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन AGM। चलो, इन AGM। चलो और करेंगे कल, आज तक रखते हैं यहीं तक।